संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलताओं में दुनिया उसके साथ होती है। जी हाँ, संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलताओं में दुनिया उसके साथ होती है। लेकिन जिस जिस पर जग ने हंसा है उसी उसी ने इतिहास रचा है। जिस जिस पर इस जग ने हंसा है उसी उसी ने इतिहास रचा है। नमस्कार, मैं आरती बेनिया और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आरजे न्यूज़ में। और आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, आज हमारे बीच एक ऐसे इंसान मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस वक्त मैं खुश हूँ कि वो हमारे बीच मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ छत्तीसगढ़ से सिग्मा उपाध्याय की, और साथ ही हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अभिषेक चौधरी जी, जो कि छत्तीसगढ़ के जाने माने एक नाट्यकार हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिग्मा उपाध्याय की और अभिषेक चौधरी की, जो इस वक्त मिलकर एक भिलाई के नाट्य संस्था के सूत्रधार निदेशक इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सिग्मा जी आपका यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी। और साथ ही अभिषेक चौधरी जी, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आरजे न्यूज़ में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो सबसे पहले अब मैं जानना चाहती हूँ मैम कि इस फील्ड में आने के लिए आपका इंटरेस्ट कैसा है, आपको रुचि कैसे है इस फील्ड में वर्क करने के लिए? एक्चुअली हुआ ये कि जब मैं सिर्फ 3 साल की थी तभी मुझे मंच मिल चुका था। मेरे पिताजी विभाष उपाध्याय और माताजी अनिता उपाध्याय शुरू से ही थिएटर में जुड़े हुए हैं। इप्टा के साथ उन्होंने काम किया, खुद की एक उनकी संस्था भी है सूत्रधार, और बच्चों के लिए एक संस्था है बालरंग। तो जब हम छोटे थे तो बालरंग की स्थापना हुई और बालरंग के साथ हमने करीब 25 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सवों एवं कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया और देश विदेश में नाट्य प्रस्तुतियाँ भी दी हैं। हाँ, बहुत कुछ देखा है। तो मतलब ऐसा था कि इंटरेस्ट शुरू से ही था, और जब मैं 8वीं कक्षा में थी तभी मुझे पता चल गया था कि मुझे एक नाट्य निर्देशिका ही बनना है। जी। तो जैसे सिग्मा जी, मैंने देखा कि आप रंगमंच में काम करती, तो मैं जानना चाहती हूँ कि रंगमंच को ही आपने क्यों चुना? एक्चुअली रंगमंच ने मुझे चुन लिया। अरे वाह, बढ़िया। क्योंकि ज़िंदगी में चीज़ें ऐसी होती हैं कि आ जाती हैं हमारी लाइफ में, बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, लेकिन उसमें से रंगमंच ने ही मुझे चुन लिया शुरू से ही। बचपन से ही घर में माहौल मिला। हबीब तनवीर दादाजी जो थे, महान शख्सियत हैं, पूरे रंगमंच को उन्होंने नया ही रूप दिया, छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उनकी गोद में हमें फ़ख्र है कि हम बड़े हुए, तो निश्चित तौर पर आना था तो यहीं आना था। तो सिग्मा जी, तो इस फील्ड में जब आप आई, अब तक आपका सफ़र कैसा रहा? इतने लंबे समय का सफ़र आपने पूरा किया, कैसा रहा आपका सफ़र? सफ़र ऐसा है कि पूरा नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। ऐसा है कि बचपन से अभी मैं 28 वर्ष की हूँ और करीब 25 वर्ष का रंग अनुभव हो चुका है, बाल रंगमंच का अनुभव है। और मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में निश्चित तौर पर जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, छत्तीसगढ़ से मैं पहली लड़की थी जिसका वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। 2016-17 बैच की हूँ मैं। वहाँ पे मेरी लाइफ का बहुत मतलब कि टर्निंग पॉइंट आया। नाटक हम शुरू से कर रहे थे, लेकिन खुद को खोलने का और एक ज़िंदगी को, नाट्य जीवन को विस्तार देने का एक जो समझ मिली वो वहीं मिली, और उसी का मतलब अभी जारी है जो भी हम कर रहे हैं। जी। तो बिल्कुल मैं जानना चाहूँगी कि आपने स्कूली शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, कैसा रहा आपका पढ़ाई का स्तर उस समय का और अब का, क्या अंतर देखती हैं आप दोनों में? स्कूली शिक्षा मेरी भिलाई से हुई है, माताजी भी मेरी शिक्षिका ही रही हैं। तो इंग्लिश मीडियम मिडिल स्कूल मरोदा से मिडिल स्कूल की पढ़ाई हुई, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 7 भिलाई से हाई स्कूल की पढ़ाई हुई है मेरी, और रविशंकर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हुआ है। तो बेसिकली सब कुछ यहीं पे ही हुआ है, और फ़र्क तो है आज के समय की शिक्षा में और पिछले समय की शिक्षा में, लेकिन हमें बहुत खुशी है कि हमें एक से एक शिक्षक मिले उस समय में। जी। तो मैं अब जानना चाहूँगी कि अब तक आपने कितने नाटकों में काम कर चुके हैं, कितने नाटकों में अब तक आपने काम किया है, क्या कुछ कर रही हैं अभी? ऐसा है कि पापा ने डेटा बनाया था तो अभी तक वो याद है। उसमें ये था कि 50 से ऊपर, लेकिन उसके बाद भी मैंने बहुत सारे कर लिए हैं, करीब 10-15 उसके और ऊपर हो गए, तो 50-55 नाटक हो चुके हैं मेरे, और उनके करीब 400 से ऊपर शोज़ मैं पूरे देश में, दुनिया में कर चुकी हूँ। तो अब इसके साथ मैं ये जानना चाहूँगी कि आप ये जो काम करती हैं, आप गृहिणी भी हैं, घर का भी काम होता है प्लस बाहर का भी काम होता है, फिर आप यहाँ क्लास भी देखती हैं, तो कैसे संभव है ये सब, कैसे कर लेती हैं आप इतना कुछ?
पहली बात तो ये कि घर से हमेशा सहयोग मिला है, चाहे मेरा मायका हो चाहे ससुराल हो, हमेशा शुरू से उन्होंने पूरा सहयोग किया है। और एक बात पे यहाँ मैं ज़ोर देना चाहूँगी कि पता नहीं क्यों हम रंगकर्म को एक प्रोफेशन की तरह नहीं लेते। मतलब कि मेरे घर में यदि रोटी आती है जैसी भी, तो वो रंगकर्म की वजह से ही आती है। जी, तो ये मेरा प्रोफेशन है। हाँ, जैसे कि हर प्रोफेशनल गृहिणी को मतलब कि हर प्रोफेशनल औरत को सपोर्ट मिलता है घर से, बिल्कुल उसी तरह मुझे भी मिलता है। घर में सास हैं, भाभी हैं, पिताजी हैं, बड़े भाई हैं, सब लोग सपोर्ट करते हैं। अभिषेक चौधरी जी हैं पति, इनके बिना तो मतलब कुछ पॉसिबल ही नहीं है। जी, अभी हमने जो जुगनू थिएटर एंड फिल्म सोसाइटी की स्थापना की है, हमने मिलके ही की है। जी, बहुत अच्छी बात है ये कि आप लोगों ने आप मिलकर वर्क करते हैं यानी कि। तो जैसे कि सभी ने आपके फेवर में हर कोई है, तो क्या आपके अगेंस्ट में कोई है मैम जिनको प्रॉब्लम हो आपके इस वर्क से? ऑनेस्टली मुझे आज तक ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ कि मैं लड़की हूँ और मुझे कोई पीछे घसीट रहा है सिर्फ मेरे लड़की होने की वजह से। ऐसा मुझे थैंक गॉड आज तक अनुभव नहीं हुआ है, और मैं चाहती हूँ मेरे जैसे ऐसी बहुत सी लड़कियाँ हों। जी बिल्कुल, जैसे कि सिग्मा जी ने बताया। और मैंने आपकी एक नाटक देखा था, अ वुमेन अलाउ, एक बंद कमरे में मैम आपने उस नाटक को किया। मैं जानना चाहूँगी कि क्या सोच कर क्या आपको ऐसा लगा कि आपको उस नाटक को करना चाहिए? क्योंकि वो एक बंद कमरे में मतलब थोड़ा अजीब लगता है सुनने में भी। मैं जानना चाहूँगी कैसे संभव हो पाया ये? एक्चुअली हुआ ये कि वो नाटक जो था मेरी मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा के इंटर्नशिप प्रोजेक्ट के अंदर मुझे करना था। तो वो नाटक था फ्रैंका रेम और दारियो फो का। फ्रैंका रेम और दारियो फो जाने जाते थे बहुत मतलब समाज में जो मतलब कि बुराइयां हैं, समाज की बुरी चीज़ें हैं, उनके खिलाफ वो नाटक लिखते थे। और वुमेन अलोन बहुत ही फ़नी नाटक था। ठीक है, मतलब उसमें एक ऐसी औरत की कहानी है जिसे अपने पति से यौवन सुख नहीं मिल पाता है। तो निश्चित तौर पर हर जैसे आदमी की शारीरिक ज़रूरतें होती हैं, वैसे ही औरत की भी शारीरिक ज़रूरतें होती हैं, है ना। तो उसके ऊपर वो नाटक था। उसके पति को पता चलता है, वो उसे कमरे में बंद कर देता है। तो नाटक का बेसिकली पॉइंट यही था कि वो हाउस अरेस्ट में होती है ना। अब हाउस अरेस्ट दिखाना है तो हाउस अरेस्ट में कैसे दिखाती? मैं खुले स्टेज में ना, मुझे लग रहा था कि जैसे ये नाटक नहीं हो पा रहा है बिल्कुल खुले स्टेज में। हालांकि एक फोर्थ वॉल होती है हमारे सामने, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तभी अचानक पता नहीं कैसे आइडिया आ गया साथ में काम करते हुए लोगों के साथ कि क्यों ना इसे एक बंद कमरे में वैसे ही प्रस्तुत किया जाए जैसे ये एक्चुअल कहानी है, सेम लोकाल रखा जाए। इस तरह ये नाटक हुआ और अभी उसके करीब 21 शोज़ हो चुके हैं। अलग अलग घरों में हुए हैं, मतलब कि घरों में भी हुए हैं, फ्लैट्स में भी हुए हैं, अलग अलग तरह की जगहों में हुए हैं और बंद जगहों में ही हुए थे। तो इसका बहुत असर पड़ा। इनफैक्ट इस नाटक के बाद कई जो हाउसवाइफ्स थीं वो उनके इतना हंसे, मज़ेदार नाटक था लेकिन उनके आंसू निकल आए कि वो हंस भी रही थी और आंसू भी निकल रहे थे उनके। तो फ़र्क तो बहुत पड़ा है इस नाटक से। और प्लस एक छत्तीसगढ़ में जो ड्राइंग रूम थिएटर है, मेरे ख्याल से पहली बार तभी हुआ था। जी। तो मैम इसका जो विशेष उद्देश्य क्या था? कोई ना कोई तो उसका मोटिव रहा होगा मैम। इसका उद्देश्य यही था कि थिएटर में कहा जाता है कि जहां आप खड़े हैं वही मंच है। शेक्सपियर ने भी कहा है ऑल द वर्ल्ड इज़ अ थिएटर। ओके, तो मैं भी इसी को मानती आई थी। उद्देश्य मैंने आपको बता दिया। उद्देश्य यही था कि खुले मंच में वो खुलापन लिए हुए था नाटक, जबकि वो एक बंद कमरे में थी। तो एग्जैक्टली वो औरत जैसा फील कर रही है उसे सामने वाली ऑडियंस भी वैसा ही फील करे। इसके लिए ये पर्पस था उसका कि ऑडियंस भी एम्पैथेटिक हो उस महिला के साथ जो कि अपने कमरे में बंद कर दी गई है। ऑडियंस को भी पूरे समय उस घर में बंद कर दिया जाता था, किसी की एंट्री अलाउड नहीं थी। तो बिल्कुल ऑडियंस को एग्जैक्टली वैसा अनुभव देने के लिए, और सबको वो अनुभव हुआ। अख्तर अली जी ने, योग मिश्र जी ने बहुत अच्छी समीक्षाएं लिखी हैं उसके लिए। जी। तो जैसा कि आपने बताया कि ये मतलब ये जो नाटक आपने किया वो काफ़ी अच्छे तरीके से किया, मैंने भी देखा था इस चीज़ को। तो इसका जो मोटिव भी था वो भी काफ़ी अच्छा रहा। अब मैं मैम आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो छत्तीसगढ़ में जो महिलाएं हैं उनका छत्तीसगढ़ में महिलाएं जो है उनका कलाकार के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है? कला के क्षेत्र में उनका क्या क्या योगदान रहा है? बहुत, मतलब कि बड़ी बड़ी हस्तियां छत्तीसगढ़ में। तो सबसे पहले तो पूजनीय तीजन अम्मा ही हैं कि मतलब पंडवानी में उनका नाम है। उषा वार्ले जी हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं। रंगमंच में हालांकि मैं ये अपील भी करना चाहूँगी कि और लड़कियां आएँ
और आगे बढ़ें बहुत। जी जी। तो मैम मैं जानना चाहूँगी कि आपका कोई रोल मॉडल है मैम जिसे आप देख के उनका जैसा आप बनना चाहती हो या फिर उनकी तरह वर्क करना चाहती हो? रोल मॉडल्स समय समय के साथ आए लाइफ में बहुत। जब मैं बहुत छोटी थी तब सतीश जैन जी की फिल्म में हीरो के बचपन का किरदार किया था। तो उस समय मैं सतीश जैन जी को देखती थी, वो बरमूडा पहनते थे और एक हैट लगाते थे। तो उनको देख के मुझे लगता था कि हाँ यार मैं भी डायरेक्टर ही बनूंगी। अरे वाह। ठीक है। प्लस अलख नंदन जी हैं, जिनको देखा है मैंने। जो अभी मेरी रोल मॉडल हैं वो हैं डॉक्टर अनुराधा कपूर। वो नामी थिएटर डायरेक्टर हैं, एनएसडी की नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की डायरेक्टर भी रह चुकी हैं, निदेशिका भी रह चुकी हैं। उनको मैं भी फ़िलहाल अपना रोल मॉडल मानती हूँ। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। मैम आपने जब इस कार्य की शुरुआत की, कब से शुरुआत की मैम, कहाँ से शुरुआत की, मैं जानना चाहूँगी। किस कार्य की? आपने जब इस फील्ड में आई, एक्टिंग के फील्ड में आई, अपने नाटक के क्षेत्र में आई, तो कब से आपने स्टार्ट किया? 3 साल की उम्र से। अच्छा, 3 साल की उम्र से, मतलब अब तक नाटक कर रही हैं और मतलब सिखा भी रही हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि 3 साल की उम्र में ही मैम ने जो है वो एक्टिंग शुरू कर दिया था और उन्होंने लगातार इस चीज़ को हमेशा कंटिन्यू रखा और आज वो यहाँ पर हैं, बच्चों को सिखाती भी हैं और बहुत सारे कार्य को एक साथ करती हैं। मैम मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप उन लोगों को उन यूथ्स को जो इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, आगे इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, उन लोग से आप क्या कहना चाहती हैं? इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में काम करें, आप में एक ही चीज़ होनी चाहिए, वो है पैशन, वो है जुनून। बिना जुनून के आप अंधेरे से बाहर निकल के आ ही नहीं सकते हैं। तो जो भी करें 100% शिद्दत के साथ करना ज़रूरी है। यदि वो 99% भी हो गया तो आपके चांसेस बहुत कम रह जाते हैं कि आप उभर के आएँ। तो अब सारी बातों के बाद मैं आपसे एक आखिरी सवाल यही है मेरा कि मैं जानना चाहूँगी कि अब वर्तमान में अभी आप कौन सा नाटक शूट कर रही हैं, वर्तमान में अभी आप क्या कुछ कर रही हैं, आगे आप क्या कुछ करना चाहती हैं, कौन से लेवल में अपने आप को और आप देखना चाहती हैं मैम? वर्तमान में हम अभिषेक जी और मैं, हमने मिलकर जुगनू थिएटर एवं फिल्म सोसाइटी की स्थापना की हुई है और अभी जो है पहला बैच उसको अभिषेक जी ही देख रहे हैं। तो वो खुद भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से वाराणसी से ग्रेजुएट हैं, क्लासिकल इंडियन ड्रामा में उनकी स्पेशलाइजेशन है। वो भी छत्तीसगढ़ के पहले रंगकर्मी हैं जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वाराणसी में जिनका सिलेक्शन हुआ। तो हम दोनों ने जब एक साथ विवाह करने का फ़ैसला किया, एक साथ साथ रहने का फ़ैसला किया, तो जुगनू भी हमने शुरू किया एक साथ। लॉकडाउन का समय था, ऐसा लग रहा था सब जगह अंधेरा है, लेकिन हमने जुगनू उड़ाया एक। अब देखते हैं वो कहाँ तक जाता है। आप इनसे बिल्कुल पूछ सकती हैं कि अभी क्लासेस में क्या क्या। जी, तो तमाम जानकारी के लिए वैसे सिग्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम बात करेंगे अभिषेक चौधरी जी से कि आखिर यहाँ तक आने का उनका सफ़र कैसा रहा, क्या कुछ रहा, कैसा रहा। चलिए हम आपको उनसे भी मिलवाते हैं। तो चलिए आपको सीधे मिलवाते हैं अभिषेक चौधरी जी से, जो कि कोई और नहीं बल्कि सिग्मा उपाध्याय जी के हस्बैंड हैं। जी हाँ अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद जी। तो अब मैं जानना चाहूँगी अभिषेक जी कि यहाँ तक आने का आपका सफ़र कैसा रहा, आपने क्या क्या चीज़ों को फेस किया और यहाँ तक पहुँचे हैं? एक्चुअली मेरा सफ़र तो थोड़ा सा मतलब फिल्मी रहा है एक्चुअली, क्योंकि मैं आया फिल्म देख के हूँ थिएटर में। और जैसे सिग्मा की शुरुआत थी कि उसने 6 साल से शुरुआत कर दी, मतलब 3 साल से एक्चुअली शुरुआत कर दी अपनी एक्टिंग की। और मेरी शुरुआत हुई पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, जब मैं मास कॉम किया, मैं जब पढ़ के निकला वहाँ से, तब उसके पहले तक मुझे मालूम भी नहीं था कि भाई कुछ रंगशाला जैसी चीज़ होती है या रायपुर में रंगमंच हो भी रहा है। मतलब हम अपने में मस्त रहते थे कि भाई चलो कॉलेज है और पढ़ाई है और जो भी है मस्ती है। बाहर निकला, दिल्ली गया, पता चला भाई एनएसडी नाम की कोई चीज़ होती है। और उसके बाद जब वहाँ से पढ़ के वापस रायपुर आया, तब पता चला कि यहाँ भी नाटक होते हैं, यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे नाटक करना शुरू किया, सीखना शुरू किया और हीरा मानिकपुरी सर के साथ मैंने शुरुआत की। और उसके बाद अच्छी बात ये थी कि मैं बस उसमें रमता गया और उसके बाद बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, जैसे कि जैन देशमुख सर, शिवदास घोड़के सर, ऐसे बड़े नामों के साथ काम किया। और होते होते पता भी नहीं चला कि कब मुझे लगा कि यार चलो इसकी पढ़ाई भी कर लेनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैं फिर से पढ़ने गया और उसके बाद फिर मैंने ट्राई किया, तो मेरा एनएसडी बनारस में सिलेक्शन हो गया। लकीली फर्स्ट बैच का मैं स्टूडेंट हूँ वहाँ पे। तो वहाँ बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। तो यही है अनुभव अभी तक। जी, तो मैं जानना चाहूँगी सर कि आप किन किन अनुभव लोगों के साथ अब तक काम कर चुके हैं, कि मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर?
देखिए अनुभव मैंने बताया जयन देशमुख सर, के.एस. राजेंद्रन सर और अमोद भट्ट सर और ऐसे बहुत से बड़े बड़े नाम हैं। मतलब हम आसाम गए थे, वहाँ के रीजनल हमने लोक फॉर्म को सीखा। तो एक्सपीरियंस तो खैर खूब सारे हुए स्कूल के दौरान में और सीखा, बहुत कुछ सीखा रंगमंच से। और सबसे ज़रूरी बात जो सीखी कि रंगमंच आपको रूट से जोड़ता है। जब हम सोच के आते हैं कि हम फिल्म में जाएंगे या मुंबई जाएंगे और तो मेरी पूरी की पूरी दिशा जो है वो बदल गई कि मैं सोच के आया था कि भाई मुंबई जाना है, वहाँ पे एक्टिंग करनी है। समझ में आया कि एक्टिंग क्या होती है और उसके लिए रूट से जुड़ना क्या होता है और काम करना, समझना क्या होता है एक्टिंग को। तो वो मैंने रंग कर्म करते हुए सीखा। तो मैं अब जानना चाहूँगी अभिषेक जी, जैसा कि आपने बताया उसी तरीके से अब आप क्या करिए, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगी। वर्तमान में हम लोग जुगनू थिएटर एंड फिल्म सोसाइटी, इसकी हम लोग ने अभी हाल ही में स्थापना की है। कोरोना काल में एक्चुअली इसका उदय हुआ है। जब सब लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, तब हमें अचानक कहीं से एक आया कि यार हम कुछ तो कर सकते हैं। बच्चों का समय बहुत ज़्यादा बर्बाद जा रहा था। समर क्लासेस की टाइम चल रही थी उस समय, छुट्टियां वगैरह चल रही थी मतलब। तो जो समर क्लास के रूप में हमने शुरू किया था, हुआ ये कि बच्चे तो जुड़े, उसके साथ बूढ़े जुड़े, अनुभवी लोग जुड़े और सिर्फ छत्तीसगढ़ से नहीं, उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र, मुंबई से, वहाँ से लोग जुड़े। और फिर हमको भी लगा कि यार हमें कुछ कॉन्फिडेंस आया अपने अंदर कि चलो ये तो और आगे बढ़ सकता है। हमने ऑनलाइन क्लासेस और आगे बढ़ाई और उसके बाद फिर ये अभी ऑफलाइन मतलब फिज़िकल क्लास हमने पिछले करीब 1 महीने से शुरू किया है। तो चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, आप लोग उनको सिखाते हैं। तो क्या कोई आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगे? क्या कोई प्रॉब्लम को आपने फेस किया है या फिर आप ऐसे इजीली हर किसी को सिखा लेते हैं अच्छे से? ऐसा कोई समस्या से तो होती नहीं है कि कोई प्रॉब्लम कोई फेस करना हो, क्योंकि एक बार जब वो स्टेज में आ जाते हैं तो चाहे बूढ़े हो या बच्चे हो, बच्चे तो बच्चे होते हैं, बूढ़े बच्चे बन जाते हैं, तो उनको वापस से अपने बचपना जीने का मौका मिलता है। तो ये बात हमने समझी, सीखी कि वो कितना अपने आप को फ्री करते हैं, एंजॉय करते हैं और जो बंधन जो होते हैं सोसाइटी के, तो ये वो घर सारा जो भी है, उससे उसको ब्रेक करके वो आते हैं। तो उनको ज़्यादा मज़ा आता है बच्चों से एक्चुअली। तो इसके अलावा अभी और आप लोग का मतलब और ऐसा कोई संस्था है जो मतलब अलग है और आप लोग वहाँ भी अलग अलग जगह वर्क कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, अभी तो भगवान की दुआ से एक ही संस्था है और आप मतलब आपकी दुआ से और शायद ज़्यादा हमारे ब्रांचेस खुल जाएं तो ये अच्छी बात है। लेकिन अभी एक ही ब्रांच है और यही हम संभाल रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं और अभी आगे बहुत जल्द नाटक करने का प्लान है। अभी तो बहुत नए फ्रेशर बच्चे हैं तो उनको बेसिक एक्टिंग स्किल्स के बारे में बताया जा रहा है कि भाई एक्टिंग होता क्या है और किस तरह से चीज़ें शुरुआत होती हैं। धीरे से जब वो थोड़े रम जाएंगे, थोड़े सब पक जाएंगे, तब उनके साथ नाटक करेंगे हम। तो जब आप नाटक सिखाना शुरू करते हैं तो बच्चों को किस तरीके से आप लोग ट्रिक करते हैं, देन बुज़ुर्गों को, बड़े लोगों को कैसे ट्रिक करते हैं, ये जानना चाहूँगी। मतलब ट्रिक नहीं करना पड़ता है एक्चुअली, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लाइक लाइफ स्किल्स भी उसमें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। ऑब्जर्वेशन होता है, कंसंट्रेशन होता है, मेमोरी एक्सरसाइज होती है, इमोशन एक्सरसाइज होती है और डिसिप्लिन होता है। तो ये सब चीज़ तो हर किसी में होनी चाहिए, इसलिए हम किसको लाइफ स्किल्स कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हमें लाइफ से, हमें स्कूल में हम सीखते हैं, मॉरल्स के बारे में हम सीखते हैं अपने कहानियों से जब स्कूल जाते हैं तो वही सारा पार्ट यहाँ पे पढ़ते हैं, सब कुछ रिवाइव हो जाता है फिर से स्टेज में आने के बाद। तो अब मैं जानना चाहूँगी सर कि पहले आप अकेले काम करते थे या फिर शुरू से ही मैम के साथ हैं आप? नहीं, शुरू से साथ होते तो अभी तो काफ़ी साल हो चुके होते, तो शुरू से साथ होता नहीं, क्योंकि सच बात है, मुझे ऐसा लगा, मैं बोलता भी हूँ कि मैं काफ़ी देर से मिला सिग्मा से। पहले मिलता तो शायद ऐसा होता कि शायद मैं और पहले इस चीज़ में ज़्यादा अंदर तक आ चुका होता। मेरी शुरुआत, जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने 24 साल में तो शुरू किया है, बहुत लेट शुरुआत हुई है। तो इसलिए अब जो बच्चे मिलते हैं तो उनको एक मार्गदर्शन जैसा आप शायद कुछ कह सकते हैं कि मैं बताता हूँ कि भाई अगर आप 12th कर रहे हो या आप 8th में हो तो आप ये प्लान करो। आप खैरागढ़ है, दिल्ली है, पूना है, वहाँ के उनको इंस्टीट्यूट्स के बारे में बच्चों को पता नहीं होता एक्चुअली कि यहाँ भी आप रंग कर्म कर रहे हैं। तो उनको मैं ज़रूर अपने आप को मतलब सामने रख के उनको दिशा देता हूँ कि भाई आप 12वीं करो, उसके बाद आप यहाँ जा सकते हो, यहाँ की पढ़ाई कर सकते हो, FTI कर सकते हो। तो ये अपने से जो मैंने सबक लिया वो उनके ऊपर ना हो, इसलिए मैं उनको समझा सिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। तो अब सर, अब सारे सवाल जवाबों के बाद मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी, वो ये है कि सिग्मा मैम से जब आप मिले, कैसे मिले, कैसा रहा आप लोग का मिलना, और मैम के साथ काम करके आपका अनुभव कैसा रहा, मैं ये जानना चाहूँगी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अनुभव तो बाद में बताऊँगा, क्योंकि मिले
जो मिले वो सबसे अच्छी बात ये है कि हम मिले हैं इस रंग मंच की बदौलत। ये MPSD में पढ़ाई कर रही थी और मैं वहाँ पे सिलेक्शन के लिए गया था, मतलब मैं तो बाद में गया था। तो सिलेक्शन के दौरान हम ऐसे मतलब बस नज़र मिल गई और पहला जो होता है ना, पहली नज़र में मिलना, तो वो पहली बार तब मैंने उनको वहाँ पे देखा था। और उसके बाद फिर पता चला कि भाई भिलाई की ही हैं ये, और फिर वापस जब ये आ गई और मैं यहीं पर था रायपुर में, तो एक मौका मिला कि हमको एक नाटक हमने किया साथ में, व्याकरण नाटक था, वो हमने साथ में किया था। और उसका जो अनुवाद है हिंदी में, वो अभी जिनका स्वर्गवास हुआ है अजय आठले सर, उन्होंने किया था, तो उनका वो नाटक था। और उस दौरान हम लोग थोड़ा मिले, फिर आगे कुछ काम मिला बाहर, साथ में करने का मौका मिला, तो वो काम हमने साथ में किया और फिर बन गया। ये तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों की बातें सुन करके। तो अब मैं एक चीज़ और मैं मैम से जानना चाहूँगी कि मैम का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर के साथ काम करके, उनसे मिलके उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका मैम? एक्चुअली मुझे शुरू से ही गुरुओं ने ये सिखाया था कि एक जो रंगकर्मी है उसे संपूर्ण होना चाहिए। संपूर्ण इन द सेंस उसे रिदम का ज्ञान होना चाहिए, उसे गायक होना चाहिए अच्छा, उससे अच्छा एक पेंटर भी होना चाहिए, और प्लस एक ऐसा इंसान जो दूसरों की जगह खुद को रखे, समझ सके। अब मैंने देखा यार ये सारी क्वालिटीज़ तो अभिषेक में ही है। ये पेंटिंग अच्छी कर लेते हैं, गाते बहुत ही अच्छा है, हाँ, और एक्टर भी काफ़ी अच्छे हैं और समझते हैं चीज़ों को, शांत स्वभाव के हैं। तो इनके साथ जब काम किया तो बिल्कुल मैं बिल्कुल तेज़ हवा का झोंका थी और ये एकदम सुंदर हवा का झोंका थे। तो हम लोग साथ साथ मिक्स होके बस अभी उड़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा मैम आप लोगों के बारे में सुनकर। अब गाने की बात मैम ने बता ही दिया कि सर के अंदर ऐसा टैलेंट है कि वो गाते बहुत अच्छा है, पेंटिंग बहुत अच्छा करते हैं। अब पेंटिंग तो हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ हम गाने तो सुन सकते हैं ना। तो सर अब हमारे दर्शकों को प्लीज़ आप गाना गा के सुनाइए ना, कि आप कोई भी गाना चाहिए लेकिन कोई भी गाना सुनाइए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप कुछ लाइनें गाकर सुनाइए। ठीक, फोक है ये बिहार का, साथ में गाते हैं सिग्मा में दोनों, ज़्यादा मज़ा आएगा। सिग्मा थोड़ा कम आवाज़ में गा देगी, मैं तेज़ गा दूँगा। ओके। का से कहूँ मैं दर्दिया हो रामा, पिया परदेस गए। का से कहूँ मैं दर्दिया हो रामा, पिया परदेस गए। सोलहु सिंगार करके अंगना में थारी, सोलहु सिंगार करके अंगना में थारी, निपट नदनवा। कुछ भूल रहा हूँ मैं बीच का, तो ये ऐसा कुछ है गाना। अब सर इतना आप फोक गीत आपने गा के सुना दिया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप कुछ फिल्मी सॉन्ग गा के सुनाइए। फिल्मी सॉन्ग संजय उपाध्याय जी का ये गाना था जो अभी इन्होंने गाया है। संजय उपाध्याय हमारे गुरुजी, हम दोनों के शादी के बाद ऐसा था कि हम लोग कहीं बाहर घूमने नहीं गए थे, जिसे हनीमून कहते हैं। तो संजय सर ने हमें मैसूर में 1 महीने के लिए अपने साथ काम करने बुला दिया। बोलते हैं चलो तुम लोग कभी एक साथ तुम लोग अकेले थोड़ा रह लोगे। और संजय उपाध्याय बिहार के बहुत अच्छे बड़े नामी रंगकर्मी हैं, SNA अवॉर्डी हैं और बहुत अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र हैं। रंग संगीत भारत में बहुत मतलब नाम है उनका बहुत बड़ा। जी तो काफ़ी अच्छी बात है कि मैम लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा एक दूसरे के साथ। तो सर प्लीज़ हम जानना चाहिए फिल्मी सॉन्ग हमारे दर्शकों को सुना देते। कौन सा? कोई सा भी आप मैम, चलिए ठीक है, आप मैम के लिए गा रहे हैं ऐसा सोचकर आप गाइए ना सर। कौन सा गाना गाऊँ यार से? ये फिल्मी सॉन्ग तो जल्दी से आते भी नहीं दिमाग में। कुछ भी आप बता दो, कोई सजेस्ट कर दो, शायद मैं गा लूँ। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले।
जी अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपका। शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी और आइए कुछ एक्टिविटीज़ दिखा दें आप लोगों को साथ में। बिल्कुल जी, हम एक्टिविटीज़ तो देखते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे बीच मौजूद रहे सिग्मा उपाध्याय जी और साथ ही हमारे साथ मौजूद रहे अभिषेक चौधरी जी। तो उनके साथ मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी खुशी महसूस हुई हमें आप लोगों के साथ समय बिताकर। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। ऐसे ही और ऐसे शख्सियत लोगों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए RJ न्यूज़। नमस्कार।